जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज इस लेक्चर में हमने 9th क्लास कंप्यूटर साइंस का जो चैप्टर नंबर 1 है, उसका टॉपिक है वर्किंग ऑफ वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर, उसको डिस्कस करना है। इससे पहले हम पढ़ चुके हैं कि वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर्स क्या है और वो किस तरह से काम करता है। ये सारी चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं। उसके कंपोनेंट्स कौन से हैं, ये भी हम पढ़ चुके हैं। तो आज हमने उसकी वर्किंग देखनी है कि उसका जो प्रोसीजर है वो क्या है प्रोसेसिंग का, और इसके अलावा हम उसके करैक्टरिस्टिक्स देखेंगे, उसकी खसूसियात, उसकी प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे। इसके अलावा उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को भी देखेंगे। तो अगर आपने पिछले लेक्चर्स अटेंड नहीं किए तो काइंडली उसको भी पहले अटेंड कर लें ताकि आज के लेक्चर की अच्छी समझ आ जाए। इसके अलावा चैनल पे प्लेलिस्ट मौजूद है जिसमें 9th क्लास की जो न्यू बुक है, न्यू कोर्स है 2025 का, उसके सारे लेक्चर सीक्वेंस में मौजूद हैं। आप काइंडली प्लेलिस्ट से उसको चेक कर लीजिएगा। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी मैंने ऐड कर दिया है। इसके अलावा बुक में चूँकि थोड़ी सी टफ वर्डिंग है, इस वजह से मैंने नोट्स बनाए हुए हैं ईजी वर्डिंग में। अगर किसी को चाहिए तो स्क्रीन पर नंबर चल रहा है, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर की वर्किंग क्या है। याद रखिएगा कि वर्किंग जो है वो 4 स्टेजेस में कंप्लीट होती है। यानी हमारा जो आज का कंप्यूटर है, जो कि स्टोर्ड प्रोग्राम कंप्यूटर कहलाता है, मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया था, जो वॉन न्यूमन के आर्किटेक्चर के ऊपर बेस करता है। इसकी जो वर्किंग है वो 4 स्टेजेस में कंप्लीट होती है। यानी स्टेप बाय स्टेप अगर हम देखें तो ये एक प्रोसीजर है जो कि 4 हिस्सों में तकसीम हुआ है। तो नंबर 1 जो इसका जो स्टेप है, पहला स्टेप, वो है रिट्रीवल, यानी इन्फॉर्मेशन को रिट्रीव करना, इसको एक्सेस कर लेना। ठीक है। नंबर 2 पे आता है इंटरप्रिटेशन। इंटरप्रिटेशन से मुराद ये है कि इंस्ट्रक्शन जो है उसको चेक करना कि उसके अंदर क्या काम दिया गया है करने के लिए। और नंबर 3 पे फिर उसकी एग्जीक्यूशन आती है और नंबर 4 पे फिर उसकी स्टोरेज आती है। तो ये बेसिकली 4 स्टेजेस हैं, 4 स्टेप्स हैं जिनसे हमारा कंप्यूटर गुजरता है। तो फिर हमने जो भी काम उसको कहा होता है वो फिर कंप्लीट होता है। यानी जो भी हम उससे काम कहेंगे करने के लिए, और आमतौर पे हम कहते हैं, तो कंप्यूटर जो है वो ये 4 स्टेप्स को फॉलो करता है, फिर हमारा काम होके में मुकम्मल मिल जाता है। तो सबसे पहले वो रिट्रीव करता है, उसके बाद इंटरप्रिटेशन होती है, और उसके बाद फिर एग्जीक्यूशन और फिर स्टोरेज। तो समझते हैं कि अब ये 4 चीज़ें क्या हैं। ये जो मैंने अभी आपको रिट्रीवल का वर्ड यूज़ किया है, बुक में ऐसे ही लिखा हुआ है इसलिए मैंने ये वर्ड यूज़ किया। वैसे इसको फेचिंग भी कहते हैं, इंस्ट्रक्शन को फेच करना। फेच करने का मतलब होता है गेट करना, हासिल करना। ठीक है। तो बेसिकली इस सिनेरियो को ज़रा समझिएगा, फिर आपको इसकी समझ आएगी। बुक में इतनी ज़्यादा तफसील नहीं है, लेकिन ये बताना ज़रूरी है अगर इस टॉपिक को समझना है तो। देखिए, हमारा जो कंप्यूटर है, हमने पढ़ा हुआ है, आपने पहले ना 8 क्लास में पढ़ा होगा, कि कंप्यूटर सिर्फ वही करता है जो काम करने की उसके पास इंस्ट्रक्शंस होती हैं। इंस्ट्रक्शंस बेसिकली प्रोग्राम यानी सॉफ्टवेयर होता है जो उसके पास इंस्टॉल हुआ होता है। हमने ये पढ़ा था कि हार्ड डिस्क से जो प्रोग्राम है वो निकल के जाता है मेमोरी के अंदर, यानी रैम के अंदर। इसे कहते हैं लोड होना। ये पिछले लेक्चर में मैंने बताया था। तो जब प्रोग्राम जाके लोड होता है रैम के अंदर, तो सीपीयू फिर वहाँ से इंस्ट्रक्शंस को कलेक्ट करता है और उन इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक काम करता है। ठीक हो गई बात। तो वो जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं उसके पास, वो स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस होती हैं, वो मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस होती हैं। वो 1 बाय 1 हर इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करता रहता है। पहली इंस्ट्रक्शन को उठाता है, उसके मुताबिक उसको चलाता है, फिर दूसरी इंस्ट्रक्शन के मुताबिक काम करता है, तीसरी इंस्ट्रक्शन के मुताबिक काम करता है। जो इंस्ट्रक्शन, जो हदायत उसको दी जाती हैं, उनके मुताबिक वो काम करता रहता है। तो ये जो हदायत हैं ये रैम के अंदर यानी मेन मेमोरी के अंदर स्टोर होती हैं। अब होता ये है कि जो सीपीयू है उसने रैम से इंस्ट्रक्शन को फेच करना होता है, गेट करना होता है, हासिल करना होता है, क्योंकि पहले उसके पास वो इंस्ट्रक्शन आएगी तो फिर ही वो उसको प्रोसेस कर सकेगा। तो इंस्ट्रक्शन को प्रोसेस करने के लिए उसको फेच करना ज़रूरी है। तो पहला स्टेप है उसको फेच करना। फेच करने के लिए जो चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, जिन चीज़ों की सीपीयू को ज़रूरत पड़ती है, उसमें एक चीज़ मेमोरी आ जाती है, दूसरी चीज़ सीपीयू, और सीपीयू के अंदर एक स्टोरेज एरिया होता है जिसके अंदर छोटे छोटे बहुत सारी लोकेशंस होती हैं। यानी सीपीयू के अंदर छोटी छोटी लोकेशंस होती हैं जहाँ पर वो डाटा स्टोर करता है। उनको कहते हैं रजिस्टर्स। बहुत सारे रजिस्टर्स होते हैं, लेकिन आपकी बुक में जो हैं वो 2 रजिस्टर्स का जिक्र है जो कि फेचिंग के दौरान इस्तेमाल होते हैं। नंबर 1 इज़ पीसी एंड नंबर 2 इज़ आईआर। ठीक है। तो मेमोरी, पीसी और आईआर, सीपीयू के अंदर जो मौजूद होते हैं रजिस्टर्स, ये इस्तेमाल होते हैं ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फैचिंग द इंस्ट्रक्शन। तो क्या होता है, पीसी का मतलब है प्रोग्राम काउंटर। प्रोग्राम काउंटर ऐसा रजिस्टर है जो इंस्ट्रक्शन फेच करनी है उसका जो एड्रेस है। देखो, मेमोरी में जो इंस्ट्रक्शन पड़ी हुई है उसका कोई एड्रेस होगा। जैसे हमारे घरों के एड्रेसेस होते हैं, हम जहाँ पर लोकेट करते हैं, जहाँ पर मौजूद होते हैं, उस जगह का कोई एड्रेस है। मैं जहाँ पर मौजूद हूँ यहाँ का कोई एड्रेस है, स्पेसिफिक यूनिक एक एड्रेस है जिससे इस जगह की आइडेंटिफिकेशन होती है, पहचान होती है। तो मेमोरी के अंदर जहाँ जहाँ पर इंस्ट्रक्शंस होती हैं वहाँ वहाँ पे एड्रेसेस होते हैं।
तो जो इंस्ट्रक्शन सीपीयू ने अभी फेच करनी है उसका एड्रेस पीसी के पास आ जाता है, प्रोग्राम काउंटर के पास स्टोर हो जाता है। तो सीपीयू प्रोग्राम काउंटर से एड्रेस देखता है कि ये कौन सा है, और रैम के उस एड्रेस से वो इंस्ट्रक्शन उठा लेता है जो इंस्ट्रक्शन उस एड्रेस पे पड़ी हुई है, ताकि वो उसको एग्जीक्यूट कर सके। और वो इंस्ट्रक्शन निकल के चले जाती है आईआर के अंदर, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर के अंदर। फिर यहाँ तक जो प्रोसेस है हमारा फेचिंग का कंप्लीट हो जाता है। इंस्ट्रक्शन अब आ गई आईआर के पास, तो आईआर चूंकि सीपीयू के अंदर है, यानी सीपीयू के पास इंस्ट्रक्शन आ गई। अब सीपीयू के पास जब इंस्ट्रक्शन आ गई है तो अगला जो काम उसने करना है दैट इज डीकोडिंग। डीकोडिंग का मतलब ये है, जो अभी मैंने आपको इंटरप्रिटेशन कहा था, डीकोडिंग का मतलब ये है कि उस इंस्ट्रक्शन के अंदर जो ओप कोड है, ओप कोड से मुराद ऑपरेशन कोड, ऑपरेशन कोड से मुराद उसकी वर्किंग के क्या काम करना है। फॉर एग्जांपल इंस्ट्रक्शन थी 2+3, 2 के साथ 3 को प्लस करना है, तो प्लस का सिंबल यहाँ बता रहा है कि क्या ऑपरेशन परफॉर्म करना है, 2 और 3 के ऊपर क्या ऑपरेशन परफॉर्म करना है। तो 2 और 3 के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करना है सम का। अगर यहाँ पर मल्टीप्लाई होता तो ऑपरेशन कोड चेंज हो जाना था। तो सीपीयू जो है वो देखता है कि इंस्ट्रक्शन क्या है और मैंने क्या करना है, क्या ये एएलयू का काम है या किसी और मेमोरी का काम है, या डाटा मैंने कहीं ट्रांसफर करना है। जो भी इंस्ट्रक्शन होगी वो उसको चेक करेगा। तो डी कोडिंग के लिए जो कंपोनेंट इस्तेमाल होता है हार्डवेयर का सीपीयू के अंदर, दैट इज सीयू। ठीक है, सीयू जो होता है कंट्रोल यूनिट, वो डी कोडिंग करता है। वो देखता है कि इंस्ट्रक्शन क्या है, वो इंस्ट्रक्शन को देखने के बाद ही डिसाइड कर पाता है कि मैंने अब इसका क्या करना है। ठीक हो गई बात। अच्छा, उसके बाद तीसरा काम आता है एग्जीक्यूशन। अब उसको पता चल गया मैंने क्या करना है डिकोडिंग में, अब एग्जीक्यूशन उसने करवानी है। तो अब एग्जीक्यूशन में सीयू इन्वॉल्व होता है और एएलयू, ये दो कंपोनेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। एग्जीक्यूशन से मुराद है प्रोसेसिंग, उसके ऊपर अमल करना, उसको इम्प्लीमेंट कर देना, जो भी इंस्ट्रक्शन आई है उसके मुताबिक उसको चला देना। तो जो सीयू है वो देखता है कि ये क्या काम है और किसका काम है। अगर ये एएलयू का काम है, जैसे भी मैंने कहा अगर 2+3 है तो अर्थमेटिक ऑपरेशन है, तो एएलयू को कह देगा और एएलयू उसकी प्रोसेसिंग कर देगा। अगर एएलयू का काम नहीं है तो सीयू जो है वो आगे ट्रांसफ़र कर देगा, जिसका भी काम है उसको भेज देगा। तो इस प्रोसेस को कहेंगे एग्जीक्यूशन। और लास्ट पे फिर आती है स्टोरेज। स्टोरेज वाला जो प्रोसेस है, स्टोरेज की जो स्टेज है, इसका मतलब है डाटा को स्टोर कर लेना या किसी मेमोरी के ऊपर, या हो सकता है कि वो आउटपुट डिवाइस पे यूज़र को दिखानी हो सकता है। जैसे भी मैंने 2+3 कहा तो इसका आंसर यूज़र को स्क्रीन पे भी तो दिखाना ना, हमें वो आंसर दिखाता भी है आउटपुट डिवाइस के ऊपर, डिस्प्ले स्क्रीन के ऊपर। तो इसमें जो है वो आउटपुट डिवाइस इन्वॉल्व होती है, हार्डवेयर कंपोनेंट, और दूसरी चीज़ जो है वो है स्टोरेज डिवाइस या मेमोरी हो सकती है, कोई हार्ड डिस्क या कोई भी मेमोरी, जहाँ पर हमने उसका रिजल्ट स्टोर करना है। जो भी आंसर आ गया उसको यहाँ तो स्टोर किया जाएगा या डिस्प्ले स्क्रीन के ऊपर दिखाया जाएगा। तो इसे ये होगा स्टोरेज वाला स्टेप। तो ये 4 काम होते हैं, यानी जब भी हम कंप्यूटर को कोई काम कहते हैं वो फेच करता है, उसको डीकोड करता है, उसको एग्जीक्यूट करता है और फिर स्टोर करता है। तो ये 4 प्रोसेस से वो गुजरता है, फिर हमें हमारा आंसर मिलता है। फिर हम उसे दूसरा काम कहेंगे, फिर उसको फेच करेगा। फेच कैसे करना है वो मैंने तरीका आपको बता दिया, डीकोड कैसे करता है वो बता दिया, एग्जीक्यूट कैसे करता है वो बता दिया, और स्टोर कैसे करता है वो भी बता दिया। तो ये है इसकी वर्किंग। उम्मीद है कि वर्किंग की समझ आ गई होगी। अब हम बात करते हैं इसकी करैक्टरिस्टिक्स की, वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर की खुसूसियात क्या हैं। तो 3 यहाँ पर उसने इसकी खसूसियात लिखी हुई हैं। नंबर 1, सिंगल मेमोरी स्टोर। सिंगल मेमोरी स्टोर का मतलब है कि वॉन न्यूमन का जो आर्किटेक्चर है, जो वॉन न्यूमन की थ्योरी थी, इसका आइडिया था, इसने ये कहा था कि डाटा और प्रोग्राम एक ही मेमोरी के ऊपर स्टोर होने चाहिए। डाटा से मुराद है कोई इमेज हो सकती है, कोई ऑडियो, कोई वीडियो, ये हमारा डाटा है। और प्रोग्राम से मुराद है सॉफ्टवेयर। फॉर एग्जांपल आप गेम खेल रहे हो तो वो गेम बेसिकली एक सॉफ्टवेयर है। तो गेम बेसिकली प्रोग्राम है, सॉफ्टवेयर है, ये इंस्ट्रक्शंस हैं जो भी मैं आपको बता रहा था, जिनको वो देखते हुए प्रोसेस करता है। वो इंस्ट्रक्शन भी हमारी एक ही मेमोरी पे स्टोर होती हैं, लाइक हार्ड डिस्क के ऊपर। और गेम के अंदर जो उसके कंपोनेंट्स हैं, जैसे गेम में इस्तेमाल होने वाला जो म्यूज़िक है, गेम में इस्तेमाल होने वाली जो बैकग्राउंड्स हैं, जो इमेजेस हैं, जो एनिमेशंस हैं, वो भी उधर ही स्टोर हुई होती हैं, वो डाटा है। ठीक है, तो डाटा और प्रोग्राम एक ही मेमोरी पे स्टोर होता है। ये इसकी खासियत है कि एक ही मेमोरी होती है, अलग अलग मेमोरीज नहीं। इस आर्किटेक्चर से पहले किसी ज़माने में जब कंप्यूटर्स होते थे तो डाटा अलग मेमोरी पे स्टोर होता था, प्रोग्राम अलग मेमोरी पे स्टोर होता था, 2 अलग अलग मेमोरीज होती थी कंप्यूटर की। लेकिन वॉन न्यूमन ने इस कॉन्सेप्ट को तब्दील कर दिया। नंबर 1। नंबर 2 ये है सीक्वेंशियल एग्जीक्यूशन। सीक्वेंशियल एग्जीक्यूशन का मतलब है कि जो इंस्ट्रक्शंस होती है प्रोग्राम की, वो एक सीक्वेंस में, एक तरतीब में एग्जीक्यूट होती हैं। ठीक है, यानी मैंने आपको जैसे पहले बताया कि प्रोग्राम जब लिखा होता है तो 1 बाय 1 इंस्ट्रक्शंस होती हैं, तो वो उन तमाम इंस्ट्रक्शंस को एक एक करके एग्जीक्यूट करता है। ठीक है, पहले इंस्ट्रक्शन को फेच करता है, डिकोड करता है, एग्जीक्यूट करता है, स्टोर करता है। फिर दूसरे इंस्ट्रक्शन को फेच करता है, डिकोड करता है, एग्जीक्यूट करता है और फिर स्टोर करता है। तो सीक्वेंशियल एग्जीक्यूशन इसकी खासियत है। और तीसरी जो इसकी प्रॉपर्टी है, करेक्टरिस्टिक है,
दैट इज स्टोर्ड प्रोग्राम कॉन्सेप्ट। स्टोर्ड प्रोग्राम कॉन्सेप्ट मैंने पिछले लेक्चर में ही बताया था कि इसका मतलब ये है कि प्रोग्राम एक मेमोरी पे स्टोर है और कल को अगर उसको अपडेट करना है, उसके अंदर इंस्ट्रक्शंस चेंज करनी है तो वहीं पर चेंज हो जाती है। पुराना प्रोग्राम जो है वो अपडेट हो जाता है, उसके ऊपर ओवरराइट हो जाती है न्यू इंस्ट्रक्शंस, तो हमारा सॉफ्टवेयर इस तरह से अपडेट हो जाता है। तो ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स थी। अगर हम बात करें इसके एडवांटेजेस की और डिसएडवांटेजेस की, तो इसमें एडवांटेजेस हैं सिंप्लीफाइड डिज़ाइन और फ्लेक्सिबिलिटी। सिंप्लीफाइड डिज़ाइन से मुराद एक सिंपल डिज़ाइन है कंप्यूटर का कि एक ही मेमोरी है, उसके ऊपर डाटा और प्रोग्राम दोनों स्टोर होने हैं, कंप्यूटर उन दोनों को अपने हिसाब से प्रोसेस करता रहता है। और फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब है कि इसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी होती है, एक प्रोग्राम स्टोर हो गया तो नया अगर आपने उसके ऊपर इंस्टॉल करना है तो वो भी कर सकते हैं, अगर उसी को अपडेट करना है तो वो भी ईजिली हो जाएगा। तो इसके अंदर इसकी फ्लेक्सिबिलिटी है, ये हमें ये सहूलत प्रोवाइड कर रहा है कि हम उसी प्रोग्राम को अपडेट भी कर सकते हैं और नया प्रोग्राम इंस्टॉल भी कर सकते हैं। अगर आप इसके डिसएडवांटेजेस की बात करें तो डिसएडवांटेजेस में नंबर 1 पे आता है वॉन न्यूमन बॉटलनेक और नंबर 2 पे आता है सिक्योरिटी रिस्क्स। वॉन न्यूमन बॉटलनेक का मतलब है कि चूंकि एक ही मेमोरी है, हर चीज़ उसी के ऊपर स्टोर है, तो सीपीयू ने उसी मेमोरी से हर चीज़ को एक्सेस करना है। तो कई दफ़ा जो है वो सीपीयू जो है उसको एक ही मेमोरी से बार बार चीज़ें एक्सेस करने में टाइम लग जाता है, तो इसे बॉटलनेक कहते हैं। और नंबर 2 पे आता है सिक्योरिटी रिस्क। सिक्योरिटी रिस्क ये है चूँकि एक ही मेमोरी पे हर चीज़ स्टोर है, डाटा भी और प्रोग्राम भी, तो चांसेस ये हैं कि एक प्रोग्राम जो है वो दूसरे प्रोग्राम को चेंज कर दे किसी गलती की वजह से हमसे, और खुदा न खास्ता अगर हमसे एक ही मेमोरी का डाटा डिलीट हो जाता है तो सारा का सारा डाटा डिलीट हो जाएगा, क्योंकि डाटा एक ही जगह पर स्टोर है। मुख्तलिफ जगहों पर डाटा स्टोर हो तो एक जगह पर अगर कोई गलती से चीज़ डिलीट हो गई है तो बाकी सेव रहता है, लेकिन इसमें यह है कि एक ही जगह पर चूँकि सारा डाटा सारे प्रोग्राम स्टोर हैं, तो अगर कोई भी ख़राबी आती है तो पूरा पूरा डाटा लॉस्ट हो जाएगा। तो ये इसके 2 डिसएडवांटेजेस हैं। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक समझ आ गई होगी, बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।